नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे जुड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट को, इसके अलावा करंट में कौन सारे मुद्दे चर्चा में हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को संकलन करके सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट को तो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। न हारूंगी हौसला कुछ भी हो जाए, खुद से किया क्या वादा है। हो सकता है आपको सफल होने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, कभी पेपर लीक भी होगा, बहुत सारी समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी, पर आपको एक संकल्प अगर आपने ले लिया तो विकल्प नहीं खोजना और हमेशा ऐसा करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, कुछ भी बन जाना, सबसे पहले बहुत अच्छा इंसान जरूर बनना। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपका क्या होना है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे निर्वाचन होता कैसे, हमारे यहाँ पे जो निर्वाचक होते हैं, मतदान कैसे होते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो एडल्ट होता है। हमारे यहाँ पे मतदान का अधिकार किसको, मतदान का अधिकार उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। पहले मतदाता की उम्र कितनी थी, पहले मतदाता की उम्र 21 वर्ष निर्धारित थी, बाद में हमने 21 वर्ष से कम करके कितना किया, 18 वर्ष किया। ये मतदाता की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कैसे किया, 61वां संविधान संशोधन किया था। 61वां संविधान संशोधन कब किया था, 1989 में, जिसके द्वारा मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। मतदान देना आपका कैसा अधिकार है, तो मतदान देना आपका कानूनी अधिकार है। मतदान के लिए क्या होता है, मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या होता है, निर्वाचन आयोग की स्थापना होती। क्लियर, इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं। अब चलिए निर्वाचन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। भाई निर्वाचन के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल की भी बात की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल की बात कब की गई थी, सबसे पहले हमारे यहाँ पे 1909 में जो मार्लियामेंटो एक्ट आया था, उसके माध्यम से क्या हुआ था, पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन 1909 की जो मार्लियामेंटो एक्ट में क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की बात को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की बात को कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ समझौता में स्वीकार किया था। दोनों पॉइंट समझते हैं। भाई पहली बार हमने 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया, मुसलमानों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को नहीं स्वीकार किया था। कांग्रेस पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध कर रही थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1916 को जब लखनऊ समझौता होता है, 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। 1916 के लखनऊ समझौता में क्या होते हैं, दो काम होते हैं, एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है, दूसरा जो कांग्रेस के दो दल अलग अलग बैठ गए थे, एक आपका गरम दल और एक आपका नरम दल, इनका भी आपस में क्या विलय हो जाता है। 1916 का लखनऊ समझौता, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपके लिए ज़्यादा हो और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे कि आपको आते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को रिवाइज भी कराऊंगी कि भाई पीडीएफ में क्या लिखा है वो तो पढ़ेंगे, उसके अलावा और क्या चीज़ें लिखी हैं। एक आपके तजम्मुल हुसैन थे, तजम्मुल हुसैन आपके संविधान सभा के सदस्य थे, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे, केएम मुंशी प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जो पॉइंट आपको नहीं पता हो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा।
इसकी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब भाई पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई, तो पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या था, पृथक निर्वाचक मंडल का तात्पर्य क्या था। भाई आरक्षण तो हम आज भी देते हैं, हम कहते हैं भाई इतनी सीटें हमने एससी के लिए आरक्षित कर दी, इतनी सीटें हम महिला के आरक्षण कर रहे हैं। अभी हमारा नया संशोधन किया है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन है, 106वां संविधान संशोधन है। और ये आपका बिल कौन सा है, तो 128वां बिल है। ये आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा बिल है, क्योंकि आपका नवीनतम 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके माध्यम से महिलाओं को क्या 33% आरक्षण देने की बात की गई है। जो निर्वाचन होगा उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किसने किया था, हमारे कानून मंत्री ने पेश किया था। कानून मंत्री कौन है, अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल आपके कानून मंत्री, इन्होंने ही इस बिल को पास किया था। ये आपका नवीनतम संशोधन भी, इसलिए ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन का हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख है, अनुच्छेद 368 में भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा कि भाई पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या है, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल की तो अभी हम संशोधन भी कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को आरक्षण देना है, तो मुस्लिमों को आरक्षण देने का विरोध क्यों कर रहे थे। ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल 1932 में आया था, उसका हमने क्यों विरोध किया था। पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है कि जो प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा होगा केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकते हैं। इस चीज का विरोध कर रहे थे कि भाई जैसे मान लीजिए ये एक आपका लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ से अगर मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हो रहा है, तो बेशक मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हो जाए, हिंदू खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ के जो मुस्लिम होंगे वही सिर्फ इस व्यक्ति को वोट देंगे। इस चीज का विरोध कर रहे थे। भाई ये व्यक्ति अगर यहाँ से खड़ा हो रहा है, इस जगह से सांसद बन रहा है, तो उसके लिए तो सारे लोग आएंगे, हिंदू भी उसके अंतर्गत आएगा उसकी विधानसभा क्षेत्र का, और मुस्लिम भी उसी के अंतर्गत आएगा, तो सिर्फ उसको वोट एक व्यक्ति क्यों दे, इस चीज का विरोध कर रहे थे। तो पृथक निर्वाचक मंडल में क्या हो रहा था कि उसी समुदाय के लोग क्या कर रहे थे, उसको वोट देंगे। इस चीज का पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया गया था। पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल कब आया था, 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। और कांग्रेस ने पहली बार कब स्वीकार कर लिया था, कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम क्या करते हैं संविधान में, एससी के लिए, एसटी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में क्या करते हैं, आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पहले क्या करते थे, 10 वर्ष के लिए करते थे। जैसे एससी एसटी के आरक्षण को कितने पर करते हैं, 10 वर्ष के लिए कर देते हैं। एससी एसटी का आरक्षण अभी हमने 10 वर्ष बढ़ाया किससे था, और आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण हमने समाप्त कर दिया। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने एससी एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया था, और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। तो एससी एसटी का आरक्षण कितने वर्ष बढ़ाया गया, 10 वर्ष बढ़ाया गया। संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम कुछ सीटें निर्धारित कर देते हैं कि जैसे हमारे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। लोकसभा की 543 सीटों में एससी के लिए हमने कितनी सीटें निर्धारित कर दी, 84 सीटें एससी के लिए। इसके अलावा आपके एसटी के लिए कितनी, एसटी के लिए 47 सीटें हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी है, 543 सीटें। ये एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी की ली हुई है। और जब आप अपना पेपर देखेंगे, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखा होगा, तो हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के बुक पे मिला होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। तो लोकसभा के हमारे यहाँ पे वर्तमान में कितनी निर्वाचित सीटें, 543, जिसमें 84 सीटें हमने किसके लिए, एससी के लिए निर्वाचित की है, और एसटी के लिए 47 सीटें हमने क्या किया, एसटी के लिए रखी हुई है रिजर्व करके। और भाई हमने एससी एसटी आरक्षण 104वां संविधान संशोधन किया था। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एसटी और एससी का सीटों के आरक्षण को हमने 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा आंग्ल भारतीयों का आरक्षण हमने समाप्त कर दिया। एससी के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, एससी के लिए आपकी 84 सीटें, और एसटी के लिए कितनी सीटें, एसटी के लिए 47 सीटें निर्धारित की गई हैं। एससी आयोग, एससी आयोग का हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख है, अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में हमने क्या किया है, एससी आयोग का उल्लेख किया गया है। 338 ए में क्या किया गया है, 338 ए में एसटी आयोग का उल्लेख किया गया है।
338 बी में किसका उल्लेख किया गया? 338 बी में ओबीसी आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी आरक्षण से कौन सा आयोग जुड़ा है? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन आपके ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा लीजिएगा। देखिए, हो सकता है कि अगर आपने पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको टफ भी लग रही हो सकता है कि आपको बहुत ईजी लग रहा हो, लेकिन मैं वही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर अपने एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए ये सीरीज तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ टाइम पहले पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। अभी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जी के जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाई G20 हुआ था। इसके अलावा कहीं भारत मंडपम का उद्घाटन कर रहे हैं, अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, और पॉलिटिकली राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जी को कौन सा चुनाव हुआ था? 16वें क्रम का चुनाव हुआ था राष्ट्रपति जी का। लेकिन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम की हैं? तो 15वें क्रम की हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ था, 2 बार राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है। ये सेकंड महिला राष्ट्रपति। इनसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा ये पहली एसटी राष्ट्रपति हैं, पहली एसटी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और सबसे युवा राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंध रखती हैं? संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। अच्छा बताइएगा, संथाल जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती हैं। इसके अलावा उड़ीसा में क्या होता है, बेस्ट विधायक के लिए एक अवार्ड देते हैं, नीलकंठ अवार्ड। नीलकंठ अवार्ड भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिल चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी 16वें क्रम का हुआ था, लेकिन उपराष्ट्रपति हमारे 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़ जी। क्यों? क्योंकि 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा बताइए, हमारे संविधान में लोकसभा, राज्यसभा और संसद का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके अलावा बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको पराजित किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को पराजित किया था। यशवंत सिन्हा को पराजित करके द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया? अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और। अब जैसे कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन से निर्वाचन क्षेत्र नहीं आरक्षित होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक आयोग बनता है। उस आयोग को क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग। अब जैसे हमने अभी क्या किया, 106वां संविधान संशोधन किया। 106वां संविधान संशोधन से हमने कहा कि महिलाओं को हम 33% का आरक्षण देंगे, लेकिन ये संशोधन अभी नहीं लागू होगा। हमने कहा ये चीज़ें हम क्या करेंगे जब हमारा नया परिसीमन आयोग बन जाएगा। नया परिसीमन आयोग हमारा 2026 में बनना है। हमने कहा जब नया परिसीमन आयोग बन जाएगा तब हम निर्धारित करेंगे कि कहाँ पर महिलाओं को किस प्रकार की सीटें आरक्षित करनी है। ठीक है, तो कोई भी निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण कैसे होगा, कौन करेगा? तो इसका निर्णय कौन करता है? एक स्वतंत्र संस्था होती है, परिसीमन आयोग। वो परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन आपके राष्ट्रपति करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार अभी मैं पिछली बार क्या हो रहा था, आरओ का पेपर अभी देख रही थी, तो आरओ के पेपर में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परिसीमन आयोग का गठन कौन करते हैं। अभी जो आरओ का पेपर हुआ था, जो लीक भी हो गया था, मैंने आपको बताया भी था कि मेरा पेपर तो ठीक हुआ था पर लीक हो गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई SC/ST जो क्षेत्र है, ST/SC क्षेत्र को कहीं घोषित करना है तो कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। तो परिसीमन आयोग निर्धारित करता है कौन सी सीट निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पे आरक्षित होगा। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। चुनाव आयोग के हेड कौन है? राजीव कुमार जी आपके चुनाव आयोग के हेड हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना हमने कब की थी? 25 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? निर्वाचन आयोग की स्थापना की थी।
परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों की एक सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है कि भाई कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कैसे होगा। जैसे आपके क्षेत्र का कोई लोकसभा सीट होगी, आपके यहाँ की कोई विधानसभा सीट होगी, तो कौन से क्रम की होगी, एक काम करिएगा आप अपने यहाँ की जरूर देखिएगा कि आपके यहाँ पे कौन सी लोकसभा सीट है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, और कौन सी क्रम है। जैसे क्या होता है आपके उसमें सीट में लिखा होता है कौन सी 200 क्रम 202 क्रम की है ये सीट, जैसे 404 क्रम की सीट है, ऐसे लिखा होगा। अब की बार जब वोट डालने जाइएगा या कुछ भी करिएगा तो एक बार देखिएगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है। प्रत्येक राज्य में मैंने आपको बताया ना कि जैसे एससी सीटें होती हैं, एससी सीटों का एक आरक्षण होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया लोकसभा की 543 सीटों में एससी के लिए हमने कितनी सीटें निर्धारित की है, 87 सीटें। एसटी के लिए कितनी, एसटी के लिए आपकी 47 सीटें हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो निर्धारित होती है, तो निर्धारण करता कौन है, इसका निर्धारण करता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या करता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना को देखता है। उसके आधार पर क्या होता है, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में एससी जनजाति की संख्या सर्वाधिक होती है वहाँ पे क्या करते हैं भाई एससी के लिए सीटों को आरक्षित कर देता है। परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। देखो परिसीमन आयोग क्या करता है कि कहाँ भी कौन सी सीट को आरक्षित करना है, एससी सीट को कहाँ पे आरक्षित करना है, एसटी सीट को कहाँ पे आरक्षित करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, परिसीमन आयोग। किसकी हेल्प से करता है, चुनाव आयोग की हेल्प से। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हो सकता है कि थोड़े से पॉइंट आपके लिए टफ हो, लेकिन क्या होता है कि आप पेपर का लेवल अच्छा हो जाता है। तो आप इस टाइम का जो पेपर का लेवल देखेंगे तो क्वेश्चन इजी होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे कथन वाले क्वेश्चन दे देता है, क्यों कहता था इनमें से दो ऑप्शन नहीं, तो उसमें एक ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाता, इसलिए थोड़े से चीज़ों आपको डिपार्ट करके पढ़नी होंगी। तो हमने कहा कि भाई निर्वाचन क्षेत्रों को कैसे काउंट करता है, कहाँ पे किसी निर्वाचन क्षेत्र को कैसे करना है, आरक्षित करना है। तो क्या करते हैं, वहाँ पे जातियों का अनुपात देखते हैं, वहाँ की जनसंख्या को देखते हैं कि भाई कहाँ पे कैसी जनसंख्या है। इस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परिसीमन आयोग वहाँ पे सीटों का आरक्षण कर देता है। तो परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, परिसीमन आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग किसकी हेल्प से करता है, चुनाव आयोग की हेल्प से काम करता है। तो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, आज की क्लास में डिस्कस किया। अच्छा बताइए, हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयोग को उल्लेख कहाँ पे, अनुच्छेद 324 में क्या किया गया, निर्वाचन आयोग को उल्लेख किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को उल्लेख कहाँ पे किया गया, 243 के में, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। जो हमारे यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन होते हैं, स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ये बात हमने कहाँ पे लिखी, अनुच्छेद 71 में लिखी है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हो सकता है अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगी हो या कम लगी हो तो यूट्यूब में ऑप्शन होते हैं, वहाँ से स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी चीज़ें आज पढ़ी हैं आज की क्लास में उतनी सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। कि आप ऐसे और भी सीरीज चाहते हैं, अगर हिस्ट्री की चाहते हैं, ज्योग्राफी की, पर्यावरण की, जिस सब्जेक्ट की चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू।